गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रेसिडेंट पे बात कर रहे हैं और कल हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर अपनी बातचीत शुरू कर दी थी, जिसमें विधायी शक्तियों में कुछ पॉइंट आपको बता दिए थे। उसके बाद हमारी बात वीटो पर होने लगी थी। वीटो के बारे में आपको बता दिया था। वीटो के बारे में बताते हुए तीनों वीटो समझा दिए थे। सर, हिंदी क्या अब नहीं पढ़ाई जाएगी? हिंदी पढ़ाई जाएगी, ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी, लेकिन वो जो हमारे बैचेज रन होंगे उनमें पढ़ाई जाएगी। यूट्यूब पर अगर जो टाइम मिला तो मैं पढ़ाऊंगा। समय की थोड़ा सा कम हो गया है ऑनलाइन पढ़ाने में, एक दो जगह और भी पढ़ा रहा हूँ, तो इंटरव्यू वाले बच्चों को भी टाइम दे रहा, इसलिए थोड़ा सा हिंदी को ब्रेक हुआ। पढ़ा दूंगा खास खास चीज़ें किसी दिन, 2-3 दिन के क्लास शेड्यूल करके कर दूंगा, लेकिन हिंदी हमारे कोर्स में अलग से चलेगी, वहां पे मैं एडमिशन लूंगा। हाँ, तो कल हमने वीटो बताया था। वहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो विधायी शक्तियों में? हमने बताया था कि ये 3 तरह के वीटो। एक क्वेश्चन आया था, क्या गवर्नर के पास भी ऐसा अधिकार होता है? जी हाँ, गवर्नर के पास भी आर्टिकल 200 के तहत बिल पर अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं, जो कि विधानमंडल से पास होते हैं। बता दूंगा बेटा, अभी सारी सूचनाएं दे दी जाएंगी। वेबसाइट पे काम चल रहा है, आज पूरा हो जाएगा। आज से आप लोगों को विधिवत एडमिशन की सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी। तो राष्ट्रपति को जिस प्रकार से शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक उसी तरह से राज्यपाल को भी अनुच्छेद 200 में यह शक्तियां प्राप्त हैं। आर्टिकल 200 के हिसाब से उनके पास भी बिल अनुमति के लिए आते हैं और उनके पास 4 विकल्प हो जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति के लिए हमने बताया था 3 विकल्प होते हैं कि वो स्वीकृति देंगे या सुरक्षित रख लेंगे या पुनर्विचार के लिए भेज देंगे या धन विधेयक नहीं है। राज्यपाल के लिए चौथी एक स्थिति और बन जाती है कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देना। वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देंगे कि राष्ट्रपति साहब इस पर निर्णय लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर पैदा होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा है तो पुनर्विचार के बाद, आफ्टर रिकंसिडरेशन, विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट, जिस भी तरीके से बिल आएगा तो उसको अनुमति देनी ही देनी होगी। लेकिन क्या राज्यपाल ने यदि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया और राष्ट्रपति ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तो राज्य विधानमंडल ने यदि रिकंसिडरेशन के बाद वो बिल वापस भेजा है तो राष्ट्रपति बाध्य होंगे या नहीं होंगे? तो यहाँ पे ध्यान रखना, विधानमंडल से पास विधेयक के संदर्भ में पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते। ठीक, सेम वही चीजें जो राष्ट्रपति के लिए हैं संसद के संदर्भ में, विधानमंडल के संदर्भ में वही सारी चीजें राज्यपाल के लिए है। अनुच्छेद 200। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अगला इसी में एक विधायी शक्ति में अगला पॉइंट आता है, हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ सकता है। किसी का भी कोई क्वेश्चन पिछला, तब हम अध्यादेश शक्ति पर आगे अपनी बात शुरू करते हैं। अध्यादेश शक्ति को भी समझना जरूरी है, सिविल सर्विस के नजरिए से इससे प्रश्न बनते हैं। हम ओरिजिनल आर्टिकल तुम्हें इसलिए पढ़ के सुनाएंगे यहाँ पर क्योंकि जो इस भाग 5 का अध्याय 3 है उसकी हेडिंग ही है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में टोटल एक आर्टिकल दिया गया है, ओनली 1 आर्टिकल, और वो आर्टिकल है 123। और 123 आर्टिकल क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। यहीं पे जहां हेडिंग डाली है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यहीं पे ब्रैकेट में आगे लिख लो आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123। गुड मॉर्निंग। संविधान संशोधन से संबंधित कोई वीटो पावर नहीं है क्या राष्ट्रपति के पास? क्यों? देखो बेटा, जहां पुनर्विचार की शर्त लगी होती है
वहां पर राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं करते। एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे फिर बता दे रहा हूं, कहने को सुनने को तुम्हें वीटो लगता है, लेकिन सिर्फ पॉकेट के अलावा और कोई वीटो राष्ट्रपति के पास नहीं है। पॉकेट में भी क्या होता है, तब जब प्रधानमंत्री से वो नाराज हो, गुस्सा दिखाने के लिए बात ही न कर रहे हो। बेटा पॉकेट वीटो भी वही सुरक्षित रख लेना, बात न करना, ये पॉकेट वीटो ही है। ठीक, गवर्नर के पास भी होता है, लेकिन सामान्यतः इस वीटो का कोई भी, क्योंकि यार चुनी हुई जो प्रतिनिधियों की सभा है वो जो कानून बनाएगी उसी को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। तो उन्होंने कानून बनाया है और राष्ट्रपति की यह संविधान से कसम है कि वो है प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेंगे। और राष्ट्रपति ने कसम क्या खाई, संविधान की रक्षा करेंगे, और संविधान क्या कहता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेंगे। इस बात को दिमाग में पहले सोचो। तो फिर अगर जो तुम्हें भी राष्ट्रपति बना दिया जाए तो तुम अपने मन से काम करोगे या प्रधानमंत्री की सलाह से काम करोगे? सोच के बताओ, अपने मन से काम करोगे या प्रधानमंत्री की सलाह से? क्योंकि तुमने कसम खाई संविधान की और संविधान में लिखा कि प्रधानमंत्री की सलाह। तो इस लाइन का सीधा सा मतलब हुआ कि राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेंगे, प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही उन्हें करना होगा। तो इसमें फिर वीटो की जरूरत कहां रह जाती है? ठीक है, इसलिए कोई भी राष्ट्रपति इन वीटो पावर्स का यूज नहीं करता है। प्रधानमंत्री को देश चलाना है, प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वही करना होता है। सर एक क्वेश्चन पूछा था कि एब्सोल्यूट वीटो इंडिया में किस कंट्री से आई है? एब्सोल्यूट वीटो बताते टाइम आपको बताया था कहां से आई है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश। सस्पेंसिव यूएसए नहीं, सस्पेंसिव फ्रांस, पॉकेट वीटो यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रधानमंत्री की सलाह से। तो जो प्रधानमंत्री चाहते हैं राष्ट्रपति वही करते हैं। तुम ये क्यों दिमाग लगाते हो कि राष्ट्रपति कोई स्वतंत्र सत्ता होते हैं? राष्ट्रपति को हमने नाम मात्र का प्रमुख बना रखा है। ये सारी शक्तियां जितनी तुम राष्ट्रपति के नाम पर पढ़ते हो, चाहे वो वीटो हो, चाहे वो अध्यादेश हो, चाहे कोई भी, नाम राष्ट्रपति का है। असली ताकत किसमें है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री चाहेंगे तो वीटो हो जाएगा, और प्रधानमंत्री कब चाहेंगे? जब गैर सरकारी विधेयक होगा। उनका मंत्री ला रहा तो प्रधानमंत्री से बिना पूछे कोई मंत्री थोड़े ही ले आएगा। इसको बहुत प्रैक्टिकली समझो, थ्योरी पे ज्यादा दिमाग न लगाओ, व्यवहारिक रूप से समझोगे तभी तुम उसका व्यवहारिक पक्ष समझ पाओगे। सैद्धांतिक इसलिए तुम्हें पढ़ाता हूं कि परीक्षा में तुम्हें राष्ट्रपति ही टिक करना पड़ेगा। क्लियर हुई हमारी बात? अभी भी जो डाउट हो वो पूछ लो। ये चीज हमेशा विद्यार्थियों के पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के दौरान, इंडियन पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिमाग में रहती है कि राष्ट्रपति का क्या मामला है। राष्ट्रपति का सिर्फ एक मामला है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेंगे। ठीक, नाम राष्ट्रपति का, काम प्रधानमंत्री का। तो जितने भी राष्ट्रपति के नाम पर काम पड़ रहे, अब तुमसे कहा राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन? राष्ट्रपति खुद लिख के लाते हैं? नहीं, मंत्रिपरिषद लिखती है। साफ साफ किताबों में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसे मंत्रिपरिषद तैयार करती है वह संसद में पढ़ते हैं। आप लोग याद करो 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे और राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो प्रणब मुखर्जी साहब कांग्रेस के नेता रहे थे। प्रणब मुखर्जी आते थे और जब अभिभाषण पढ़ते थे तो उसमें सरकार की तारीफ पढ़ते थे, और कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के ही सांसद जो विपक्षी दल के रूप में थे सदन में, वो उन पर कागज के गोले फेंकते थे और कहते थे राष्ट्रपति जी वापस जाओ, राष्ट्रपति जी अभिभाषण बंद करो, राष्ट्रपति जी अभिभाषण में गलत सूचनाएं। तो वो प्रणब मुखर्जी अपने मन से नहीं पढ़ते हैं, वो कौन? प्रधानमंत्री। एक लाइन इसको याद रखो, नाम हर जगह राष्ट्रपति का, काम हर जगह प्रधानमंत्री का। तो वीटो पावर भी किसकी? प्रधानमंत्री की। नाम पे किसके? राष्ट्रपति। अब क्लियर हुआ? और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ डालो अभी, फिर हम ऑर्डिनेंस पावर की ओर जाते हैं। और जैसा कि हमने बता दिया कि भाग 5 के अध्याय 3 में सिर्फ एक अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद क्या है?
123 और 123 की हेडिंग क्या है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू promulgate ordinance during recess of parliament। विश्रांति काल, विश्राम काल, रेसेस, ठीक। ये क्या है? ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हम इसे पहले पूरा पढ़ के सुना देंगे, फिर तुम्हें समझा देंगे। जो भी डाउट होंगे वो पूछते रहो, पिछले भी डाउट पूछते रहो। पहला पॉइंट इसमें दिया गया, उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। ठीक, पहला पॉइंट। इसमें क्या कहा गया कि यदि संसद के दोनों सदन सत्र में हैं को छोड़कर, सीधा मतलब क्या हुआ? जब संसद के दोनों सदन के सत्र नहीं है। कानून कैसे बनता है? जब एक सदन में पास हो, फिर दूसरे सदन में पास हो, फिर राष्ट्रपति के पास जाए। अब इन्होंने कह दिया कि जब दोनों सदन नहीं है। इसको समझने के लिए हम ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हैं कि LS, RS और 1, 2, 3 प्रख्यापित करने की शक्ति अध्यादेश को। अगर जो LS है और RS है सदन, अब तुम कहो है मतलब ये तो परमानेंट होता है। परमानेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ काय की बात हो रही कि सत्र है या नहीं, सेशन चल रहा है नहीं। जैसे आज की तारीख में सदन का सत्र चल रहा नहीं। सत्र तब चलता है जब राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही हो रही होती है, तो राज्यसभा के हिसाब से हमेशा रहता है। लेकिन दोनों सदन है तो ऑर्डिनेंस आ सकता नहीं। अगर जो लोकसभा चल रही, राज्यसभा नहीं चल रही, लोकसभा चल रही है, राज्यसभा नहीं चल रही है, तो अध्यादेश आ सकता है। यस, क्लियर। अगर जो लोकसभा नहीं है, राज्यसभा है, अध्यादेश आ सकता है। यस। अगर जो लोकसभा नहीं, राज्यसभा नहीं, तो अध्यादेश आ सकता है। यस। अगर जो दोनों में से एक भी सदन कार्यवाही में नहीं है और राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि इस समय एक कानून बहुत जरूरी है, तो वह कानून बनाने के लिए वो अध्यादेश शक्ति का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूं जिससे तुम्हें संवैधानिक भाषा याद बनी रहे। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। स्पष्टीकरण दिया गया है, एक्सप्लेनेशन। जहां संसद के सदन भिन्न भिन्न तारीख को पुनः समावेत होने के लिए आहूत किए जाते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी। पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी। और एक और पॉइंट दिया गया, यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन
अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है, तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। ठीक, अब एक एक पॉइंट आगे का समझ लो, जहां डाउट पैदा हो बताना। पहला पॉइंट तो बता दिया था, ये राष्ट्रपति ऐसी स्थितियों में निकाल सकते हैं। दूसरा बताया कि इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। अर्थात ये जो ऑर्डिनेंस है यही क्या है, एक्ट, इसको कानून की तरह यूज किया जाएगा, ये एक्ट है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। फिर इसमें आगे कहा गया कि संसद के दोनों, लेकिन ऐसा अध्यादेश जब सदन आएंगे, दोनों सदनों के सदन के सत्र जब आएंगे, जब समवेत होंगे, सदन होगा, तो 6 सप्ताह के अंदर उसको सदन के पटल पर रखा जाना जरूरी है। और यदि 6 सप्ताह तक सदन के पटल पर नहीं रखा जाता है तो वह समाप्त मान लिया जाएगा। किंतु यदि दोनों सदन के सत्र अलग अलग तिथि पर बुलाए गए हैं तो 6 सप्ताह की तिथि तब से गिनी जाएगी जब बाद वाले सत्र की तिथि शुरू हुई हो। ठीक, सरकार कह सकती है कि पहले हम, अब इसको प्रैक्टिकली समझ लो जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे कोई कानून बनना है तो सामान्य प्रक्रिया है कि एक सदन में लाओ, वहां से पास हो, दूसरे सदन में लाओ, वहां से पास हो, फिर प्रेसिडेंट के पास ले जाओ, वो दस्तखत कर दे, कानून बन जाएगा। लेकिन यदि सदन के सत्र प्रभाव में नहीं है, सत्र नहीं चल रहा, तो फिर कानून कैसे बनेगा? तो ना लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं, और दोनों नहीं है तो मतलब इसे मान लिया जाता है कानून पास होगा नहीं। एक है तो उससे कोई फायदा नहीं, दूसरे के पास होगा तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति जो कि तीसरे हिस्से है, तो हम सीधे कहां चले गए, राष्ट्रपति के पास। इसमें सुर्ख क्रम बदल दिया गया है। पहले हम राष्ट्रपति से पास करा लेंगे, राष्ट्रपति पास कर देंगे और उसी दिन उसको कानून मान लिया जाएगा। फिर हम ध्यान रखेंगे कि जब लोकसभा राज्यसभा आएंगी तब उनमें उसे पास करा लेंगे, और वो पास हो जाएगा तो फिर वो हमेशा के लिए कानून बना रहेगा। लेकिन मान लो अध्यादेश आया और पास नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। यहीं से परीक्षा के प्रश्न पैदा होते हैं कि अध्यादेश का समय काल सामान्यतः क्या होता है, अध्यादेश का समय काल अधिकतम क्या होता है, अधिकतम कब तक हो सकता है। अब इसको एक चीज और घटना में याद दिला रहे कि जब मोदी जी की 2014 में नई सरकार बनी थी, राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था। उस समय मई में सरकार बनी थी और अगस्त में, 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जब राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो उन्होंने एक लाइन बोल दी थी कि चुनी हुई सरकारों को, वो वाला लिखा हुआ मंत्रिपरिषद का नहीं होता, वो तो राष्ट्र को संदेश होता, बधाई देते। उसी में कहा था कि भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लोकतंत्र बहुत विशाल है, और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को संयुक्त बैठक और अध्यादेश से बचना चाहिए। अब तुम कहो राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति ही कह रहे बचना चाहो, क्योंकि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्हें पता था मोदी जी यहीं पे फंसेंगे, तो उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया कि लोग अध्यादेश का ध्यान रखें, और उसके बाद भी मोदी जी खूब अध्यादेश लाए। अध्यादेश दरअसल प्रधानमंत्री की वो शक्ति होती है जिसमें वो कुछ समय के लिए 6 महीने या 7.5 महीने तक किन्हीं परिस्थितियों में कोई भी ऐसा कानून पास करा सकता है जिससे देश में भले ही कोई सहमत हो या न हो, सिर्फ प्रधानमंत्री अपनी दम पर कोई भी कानून ऐसा बना सकते हैं और वो 5, 6, 7 महीने रह सकता है। ये है अध्यादेश शक्ति। अब इसमें अध्यादेश जो पास करते हैं राष्ट्रपति, वो दरअसल कानून कौन बना के लाता है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री। उन्होंने कोई कानून ड्राफ्ट किया, जाके राष्ट्रपति को दिया, उनके दस्तखत हो गए, तो वो अध्यादेश का कानून बन के तैयार हो गया। क्लियर ये पॉइंट तुम लोगों के सामने। प्रधानमंत्री जिस कानून को चाहते हैं तो वो अध्यादेश के लिए ले जाते हैं। अब जैसे भूमि अधिग्रहण वाले बिल थे,
क्योंकि राज्यसभा में बहुमत था नहीं, इसलिए मोदी जी के पास होने नहीं थे। तो मोदी जी ने पहले जब सरकार इनकी थी 2014, 15, 16, तब ये क्या करते थे, जैसे ही जिस दिन सत्र खत्म होता था उसी दिन एक अध्यादेश बना के राष्ट्रपति के पास ले जाते थे और राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा के उसको जारी कर देते थे। जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके जारी कर देंगे, अब तुमको राष्ट्रपति दस्तखत ना करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे दस्तखत करो तो राष्ट्रपति को करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री अपने दस्तखत करके जो भी फाइल भेज देते हैं, राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करते ही करते हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति ने वो अध्यादेश जारी कर दिया, कानून की तरह प्रधानमंत्री उसका यूज कर रहे। अब एक नियम यहां पे आता है कि दोनों, अभी आगे संसद पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि सत्र के बीच 6 महीने से अधिकतम अंतराल नहीं हो सकता है। जैसे लोकसभा या राज्यसभा का सत्र बुलाया गया, फिर सत्र स्थगित हो गया, सत्रावसान हो गया, प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन हो गया। सत्रावसान के बाद जब दोबारा समनिंग द सेशन है तो प्रोरोगेशन से समनिंग द सेशन के बीच ड्यूरेशन 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। और जो सत्र बुलाया जाता है वो हमेशा एक प्रैक्टिकली बात याद रखना कि प्रधानमंत्री जी कभी भी नहीं चाहते कि सत्र आए, सामान्यतः ऐसा माना जाता है नहीं ऐसा। क्यों? जैसे तुम लोग भी पिताजी के सामने कम पढ़ना चाहते हो या नहीं? क्यों? क्योंकि पिताजी तुमसे सवाल जवाब करते हैं, कहाँ थे, कितनी देर कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो जो भी जिससे क्वेश्चन पूछने की अथॉरिटी रखता है, तो जिसके पास क्वेश्चनिंग पावर होती है उससे आदमी बचता है। अभी तुम्हें आगे पढ़ाएंगे जब अनुच्छेद 75, तब बताएंगे कि जो मंत्रिपरिषद होती है उससे क्वेश्चनिंग पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास। तो क्या मंत्रिपरिषद ये नहीं चाहेगी कि लोकसभा का सत्र, क्या चाहेगी, हो या ना हो? सत्र होगा तो प्रश्न पूछे जाएंगे, सत्र नहीं होगा तो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो प्रधानमंत्री चाहते नहीं, ऐसा मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन क्या होता है, वो ये चाहेंगे कि सत्र ना हो। और कब तक टाल सकते हैं इसको रोकने के लिए कि कोई प्रधानमंत्री कभी सत्र बुलवाए ही ना। अब तुम कहो सत्र तो बुलाते हैं राष्ट्रपति, यहां पे नाम राष्ट्रपति का है, वो प्रधानमंत्री की इच्छा से होता है। तो प्रधानमंत्री कभी सत्र बुलवाएंगे ही नहीं, राष्ट्रपति बुलाएंगे नहीं। तो ऐसे तो एक उन्होंने अध्यादेश बना लिया, वो चलता रहेगा। तो पहली चीज क्या आ गई कि मान लो आज सेशन खत्म हुआ, काहे का, एलएस या आरएस, उसी दिन राष्ट्रपति के पास चले गए, 1, 2, 3 करा दिया, 1, 2, 3 से ये हो गया। लेकिन अगला सत्र आने का मैक्सिमम टाइम 6 मंथ होगा। 6 मंथ बाद आपको एलएस या आरएस सत्र बुलाना पड़ेगा। अब आपने 6 महीने बाद सत्र बुलाया, तो ये अधिकतम कितना टाइम हो पाया? 6 माह। और जैसे ही सत्र आए उसके बाद कितने दिन तक अध्यादेश तुम्हारा जिंदा रहेगा? 6 वीक, 6 सप्ताह। तो अगर भी ये प्रश्न आता है कि सामान्यतः कितने दिन, तो हम लोग कह देते हैं कि अगले सत्र के आहूत होने के 6 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, या अगले सत्र के आने पर, पास होने और फेल होने पर। लेकिन सत्र बुलाया गया और प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, या उन्हें पता है कि ये सदन पास नहीं होगा, तो वो सदन के पटल पे रख ही नहीं रहे। जैसे मोदी जी को पता था राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तो ऐसे समय में प्रश्न तुमसे पूछा जाता है कि अधिकतम किसी अध्यादेश की उम्र क्या हो सकती है? तो ये कितनी है? 6 मंथ प्लस 6 वीक, 6 माह धन 6 सप्ताह। तो ये क्या हो जाता है? 7.5 माह। ठीक, 6 सप्ताह मतलब मोटा मोटी 7 दिन होते हैं, और 30 दिन का महीना 42 दिन हो गए, तो 1.5 महीना, तो 7.5 महीना लगभग। सामान्यतः कितना? अगले सदन की बैठक में पास होने तक। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसलिए इतनी देर समझा रहा हूं। अगर जो समझ जाओगे तो परीक्षा में कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसको नहीं समझ पाओगे तो हमेशा ये आपको परेशान करता रहेगा कि यहाँ पे कहां से प्रश्न आ गया। कुछ लोग, तुम लोग बीच में रिप्लाई भी करते रहा करो, लगता है दीवालों से ही बात कर रहे, कुछ पता ही नहीं लग रहा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें कई सारी नई बातें बताई हैं तुम्हें कि सत्र में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ये नाम राष्ट्रपति का चलता रहेगा, लेकिन हकीकत में ये प्रधानमंत्री की पूरा खेल होगा।
प्रधानमंत्री बिना सदन में पास कराए भी कोई कानून यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1 2 3। और अंबेडकर साहब ने इसको याद रखने के लिए तुम्हारे ये कहा है, ये हमेशा तुम्हें याद हो जाएगा आर्टिकल। पता है कैसे? कि यदि इस देश में कानून बनने की सामान्य प्रक्रिया नहीं है, कानून बनने की प्रक्रिया क्या? लोकसभा राज्यसभा में कोई भी मामला नहीं है, ये नीचे के तीनों पॉइंट। तो यदि देश में कानून बनने की प्रक्रिया नहीं है और प्रधानमंत्री को किसी कानून की जरूरत है तो वो राष्ट्रपति से कहते हैं और प्रेसिडेंट साहब कहते हैं 1 2 3 काम शुरू, 1 2 3 काम स्टार्ट। ठीक, 1 2 3 काम स्टार्ट। समझ में आया? 1 2 3 हमेशा याद रहेगा आर्टिकल। क्या है? ऑर्डिनेंस। अगर जो कानून बनने की स्थिति नहीं है तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति एक कार्यपालिका आदेश जारी करते हैं जिसे कि अध्यादेश को कहा जाता है और यह अधिनियम के रूप में कार्य करता है। प्रेसिडेंट की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। ये लाइन समझा दीजिए सर प्लीज। देखो, पहली चीज तो ये कि इस क्वेश्चन में जो तुम विधायिका टर्म यूज कर रही, विधायिका के भी हिस्से कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो मैं क्लियर कर दे रहा कि प्रेसिडेंट की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। अब जैसे हमने एक कोई कानून बनाने के, हमारे यहाँ किसकी शक्ति है? विधायिका की। विधायिका क्या काम करती है? लॉ मेकिंग। विधायिका का कार्य क्या है? लॉ मेकिंग। अगर जो लॉ मेकिंग का काम कोई दूसरा करने लगे उसी के ठीक बराबर में, तो हम क्या कहेंगे कि विधायिका की जो कानून बनाने की शक्ति है वही समानांतर शक्ति फलाने आदमी की भी है, XYZ किसी की भी। यहां पर हम क्या पढ़ रहे? अध्यादेश शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगर जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति ठीक उसी तरह से है जैसे विधायिका की कानून बनाने की शक्ति, तो हम कह सकते हैं कि विधायिका की शक्ति के समानांतर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देंगे, लेकिन तब तक जब तक विधायिका मौजूद नहीं है, और जैसे ही विधायिका उपस्थित होगी वैसे ही 1 2 3 को कहां जाना पड़ेगा? विधायिका के सामने। तो विधायिका के सामने जो जाना पड़ेगा यह कहीं ना कहीं समानांतर शक्ति नहीं है, यह क्या है? वैकल्पिक शक्ति, ऑप्शनल पावर है। लेकिन जैसे ही विधायिका आएगी प्रभाव में तो ये 123 में दी गई अध्यादेश जारी करने की शक्ति फिर विधायिका में चली जाएगी। समझ में आया बेटा सलमा? एक क्वेश्चन है सर, लेकिन इस तरह से प्रोसेस में तो कानून बनाना काफी हद तक सीमित हो गया। कानून बनाना सीमित नहीं हो गया, इसको इसलिए दिया गया था कि कानून तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही बनाएंगे, लेकिन सत्र 365 दिन तो हो नहीं सकता। संसद का सत्र है तो सत्र कुछ दिन होता है। जब सत्र नहीं है उस समय कानून की जरूरत है, तो क्या बिना कानून के तो सरकार पैदल है? तो सरकार बैठी अब इंतजार करे कि सत्र आएगा तब हम कानून बनाएंगे, और इतने दिन में तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या दी गई? यदि सत्र प्रभाव में नहीं है तो राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद अपनी सिफारिश पर अध्यादेश जारी करा सकती है और इस अध्यादेश के आधार पर वो अपना कार्य कर सकती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एक बार फिर सारे लोग समझ लो, और जो भी मन में डाउट आ रहे हो वो पूछते रहो हमसे। अध्यादेश शक्ति को समझना थोड़ा सा कठिन होता है, जिक्र आता रहता है। अभी एक बच्चे ने लिखा ना कि लक्ष्मीकांत से पढ़ के, खुद लक्ष्मीकांत पढ़कर शायद ही ये कभी क्लियर हो पाता। नहीं, ऐसा नहीं है शिवानी, तुम लोग मेहनत से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन टीचर की मदद इसीलिए होती है। सर, ट्रिपल तलाक यही पावर था क्या? इनका क्वेश्चन है ट्रिपल तलाक के लिए पहले अध्यादेश जारी हुआ था,
बाद में उसको अधिनियम बना के पास कर दिया गया। संसद में पास हो जाएगा तब वो अध्यादेश नहीं है। हमने क्या कहा, अध्यादेश शक्ति क्या है, वैकल्पिक शक्ति है। उस दौर में जब सत्र नहीं है, सत्र आते ही तो वो सदन में पेश होगा, वहां पास होगा तो वो अधिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया है सर लेकिन सर प्रेसिडेंट तो पीएम के कहने पर ही काम कर। बेटा सीमित होने का मतलब ही नहीं, हर जगह कौन पीएम के ही कहने पर काम होता है, तो सीमित कहां हुआ। पूरा देश ही प्रधानमंत्री चलाते हैं, नाम के लिए राष्ट्रपति होते हैं। सर यदि कोई कानून अध्यादेश के द्वारा बनाया जाता है और यदि उस कानून के द्वारा किसी को दंड मिलता है, यदि वह कानून संसद में पास न हो तो वह व्यक्ति उस कानून के द्वारा दंड चालू रहेगा या समाप्त हो जाएगा। इसको खूब ध्यान रख लो। अच्छा क्वेश्चन राहुल ने पूछा है, ये बताना छूट गया था। अगर जो कोई अध्यादेश पारित हुआ है और वो सदन आने पर सदन के पटल पर रखा गया या 6 सप्ताह तक नहीं रखा गया, दोनों ही स्थितियों में यदि वह फेल हो जाता है, वह अध्यादेश पास नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में वह अध्यादेश मृत प्राय हो जाएगा। वो अध्यादेश प्रभाव में नहीं रहेगा क्योंकि अधिकतम 7.5 महीने, इसके बाद वो अध्यादेश खत्म। लेकिन 7.5 महीने जितने दिन वो अध्यादेश था, उतने दिन उस अध्यादेश के आधार पर किए गए कानून, किए गए काम, क्या उस अध्यादेश के खत्म हो जाने के बाद अवैध हो जाएंगे? जी नहीं। अभी बताया था कि यह अध्यादेश उतने दिन तक अधिनियम के रूप में ही बलशाली होगा। तो जैसे कोई कानून बना, उस पर प्रक्रिया हुई, बाद में वो कानून बदल गया, तो जितने दिन वो कानून रहा और उसने जो भी प्रक्रिया उस पर की वो हमेशा मान्य होगी। तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया राहुल, वह दंड चालू रहेगा। क्लियर? क्योंकि उतने दिन तक वो अध्यादेश अधिनियम के रूप में था। क्लियर हो गया? ये कौन बच्चा है श्री करके जो पूछता है, इसका नाम हमें नहीं पता। श्री देवी तो हमारे क्लास में आएंगे नहीं क्योंकि अब वो भगवान जी के पास है। श्री, बेटा श्री, ये बात तुम खूब दिमाग में बिठा लो कि प्रेसिडेंट तो पीएम के कहने पर, इस बात को ही दिमाग से निकाल दो। प्रेसिडेंट मतलब पीएम, पीएम मतलब प्रेसिडेंट। व्यवस्था में दो नाम हमने बना रखे हैं, लेकिन हकीकत में ये दोनों एक ही हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है। समझ में आई ये बात? गंगाधर ही शक्तिमान है। सारी शक्तियां शक्तिमान के नाम पर दिखाई देते हैं गंगाधर, तो गंगाधर ही शक्तिमान है। बस दो चीजें अलग अलग हैं। क्लियर? और कोई भी क्वेश्चन किसी के मन में आ रहा हो तो पूछ लो, नहीं तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सिर्फ एक चीज और बताऊंगा, और वो है संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। अच्छा, अस्मिताश्री होगा कोई क्लास का विद्यार्थी, नाम से ऐसे नहीं याद। श्री श्री लिख के आ रहा था तो लग रहा था श्री क्या है ये। नाम पता रहते हैं तो पता रहता है। मतलब सर 7.5 मंथ तक पनिशमेंट मिलेगा या वो चलता रहेगा, इसमें कंफ्यूजन है प्लीज। वो चलता रहेगा। उस दौरान यदि किसी भी अध्यादेश के आधार पर कोई भी निर्णय हुआ है, इसको पनिशमेंट से तुम समझ लो। चाहे जैसे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पास हुआ, हमने कोई भूमि अधिग्रहित कर ली, कब? 7.5 महीने। 7.5 महीने बाद वो खत्म हो गया। वो खत्म हो जाएगा तो वो भूमि वापस चली जाएगी? जी नहीं, वो भूमि हमेशा सरकार के पास रहेगी। राष्ट्रपति के अब्सेंट होने पर उपराष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। एक चीज ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाएंगे तब बता देंगे। उपराष्ट्रपति के रूप में जीवन भर न कोई काम करते हैं न वेतन लेते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन खूब आता है ना कि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है संचित निधि से या नहीं,
उपराष्ट्रपति के नाम पर न भारत में कोई काम होता है सिंगल, और न वेतन जारी होता है। अब तुम कहो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं तब, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति होते हैं तब राष्ट्रपति ही होते हैं, और उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति होते हैं तो राज्यसभा के सभापति ही होते हैं। वो सिर्फ नाम दिया गया है। राज्यसभा के सभापति के रूप में जब तक होते हैं तब तक वेतन भत्ते सुविधाएं काम सब किसके नाम पे करते हैं? राज्यसभा के सभापति। और जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो राष्ट्रपति बनते हैं तब वो शपथ लेकर राष्ट्रपति हो जाते हैं, उतने दिन तक वो राष्ट्रपति ही रहते हैं। उपराष्ट्रपति हमने सिर्फ इसलिए बना रखा होता है कि राष्ट्रपति के न होने पर तय है कि वही आदमी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन राष्ट्रपति की कुर्सी पर जब वो बैठते हैं तो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, राष्ट्रपति की कुर्सी पर वो राष्ट्रपति के रूप में बैठते हैं। तो जब राष्ट्रपति के रूप में बैठेंगे तो राष्ट्रपति हमेशा राष्ट्रपति की शक्तियां प्रयोग करेगा, तो उतने दिन वो उपराष्ट्रपति है ही नहीं। क्या है? राष्ट्रपति। तो अध्यादेश शक्ति होगी? हाँ होगी। क्लियर हुआ बेटा यशवंत? सर अध्यादेश बाद योग्य है, पुनरावलोकन किया जा सकता है या नहीं? भारत में न्यायपालिका को लगता है कि अगर जो ऐसा कोई भी मामला है तो हमेशा पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है, मीडिया में भी वो बात आ जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नशे में नहीं होते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री हमेशा देखकर उसका निर्णय लेते हैं। अध्यादेश की शक्ति भी न्यायिक पुनरावलोकन में आती है। किस आधार पर? क्योंकि वो भी संविधान में है, और संविधान में जो है वो केशवानंद भारती के निर्णय के बाद सब कुछ मूल ढांचे के सिद्धांत में आता है। तो यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन छोड़कर आप ये कह सकते हो कि अध्यादेश भी बाद योग्य है और जिसको मूल ढांचे के तहत परीक्षण किया जाता है। क्लियर हो गया सचिन? और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो फटाफट पूछते रहो। आगे बढ़ा जाए। हेडिंग डालिए, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, अनुच्छेद। हाँ बेटा समीक्षा, एक ही अध्यादेश दोबारा समान विषय के साथ लाया जा सकता है क्या? यस। प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू के समय में लगातार वही अध्यादेश लाते रहे और उन पे काम करते रहे। अध्यादेश आएगा, सदन का सत्र आएगा, मोदी जी ने कभी भी पटल पे रखवाया ही नहीं। क्यों नहीं रखवाया? क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था, वो पास होना नहीं था, फेल हो जाना था। तो रखवाओगे, जिस दिन फेल हो जाएगा उसी दिन खत्म। सत्र सामान्यतः 6 सप्ताह ही चलता है, तो जिस दिन सत्र खत्म हो रहा उसी दिन अध्यादेश खत्म हो रहा, जिस दिन अध्यादेश खत्म हो रहा उसी दिन सत्र खत्म हो रहा। दोनों बातें एक ही हो गई। और जैसे ही सत्र खत्म हुआ, प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति के पास पहुंच गए कि साहब हमें एक ये अध्यादेश चाहिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेंगे। उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए, प्रधानमंत्री को वो कानून दोबारा प्राप्त हो गया। ठीक, और भी कोई डाउट किसी के मन में आ रहा हो तो पूछ लो। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि संयुक्त बैठक में भी कुछ ना कुछ बोर्ड पर समझाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है दोस्त, बढ़ा जाए आगे। समीक्षा बेटा तुम्हें समझ में आ गया? एक बार बोल दो तो हम सीधे सीधे 108। हाँ, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, समनिंग द ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग के लिए क्या मामला है वो समझ लो। किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ब्रैकेट में लिख लो, अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108। अब इसे पहले हम पढ़ के सुनाते जाते हैं, एक एक पॉइंट समझाते जाते हैं, और उसके बाद में तुम्हें एक बार। हाँ बेटा, ये अध्यादेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्वाइंट सिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी से कल्पना करो कि मैंने जो तुम्हें उदाहरण दिया कि प्रणब मुखर्जी साहब भारतीय राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा हैं,
और मोदी जी लीडरशिप में बहुत बड़े पुरोधा हैं। और 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रणब मुखर्जी ने, चूंकि उस समय प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति कांग्रेस का फेवर कर रहे थे, सोनिया के आदमी थे, बाद में रिटायर होते होते राष्ट्रपति पद से जब वो हटे तब तक वो प्रधानमंत्री के काफी करीब आ गए थे, क्योंकि मोदी साहब के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो विरोधियों को भी खींच लेते हैं अपनी ओर और उनसे नफरत करने वालों की नफरत और बढ़ा देते हैं। मोदी जी का काम करने का तरीका है कि या तो मेरे पक्ष में आ जाएगा या मुझसे नफरत करने लगेगा, कोई भी मुझे भूल नहीं सकता। ठीक सर, अध्यादेश किन किन मामले पर लाया जा सकता है? हर मामले पर लाया जा सकता है। ठीक, एक लाइन में उत्तर, हर मामले पर जो कानून की जरूरत लगेगी मंत्रिपरिषद को उसमें वो ले आएंगे। हर मामले पर लाया जा सकता है, किसी भी मामले पर। ठीक, अध्यादेश के बारे में बात होने के बाद उन्होंने साथ में जोड़ा था ज्वाइंट सिटिंग, कि चुनी हुई सरकारों को अध्यादेश, हकीकत में अध्यादेश चुनी हुई सरकार किन चीज का विरोध करती है? तुम लोगों को याद हो आज की तारीख में वो नेता भाजपा में ही शामिल हो गए जिनका नाम है नरेश अग्रवाल साहब। जब 2014 में सरकार बनी थी, उसके बाद 15 में 16 में राज्यसभा के सांसद होने के नाते राज्यसभा में जब भी नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलने खड़े होते थे या आनंद शर्मा कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में बोलने खड़े होते थे, तो वो दोनों लोग यही कहा करते थे कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार राज्यसभा को सम्मान नहीं दे रही है, और यदि राज्यसभा को सम्मान नहीं देना है तो मोदी जी को इस राज्यसभा को खत्म ही करा देना चाहिए। मोदी जी के हाथ में नहीं राज्यसभा खत्म कराना, संविधान पूरी तरह से पलट जाएगा और ऐसा हो नहीं पाएगा चूंकि ये मूल ढांचे का सिद्धांत है। लेकिन वो गुस्से में कहा करते थे। अब चाहे वो अध्यादेश हो चाहे वो संयुक्त बैठक हो, दोनों ही स्थितियों में राज्यसभा का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो अगर जो कोई सरकार राज्यसभा को ओवरटेक करती है, बाईपास करती है, उससे आगे निकल जाती है, तो वो इन दोनों शक्तियों का प्रयोग करती है, चाहे वो अध्यादेश शक्ति चाहे वो संयुक्त बैठक। इसलिए कहा था सर, राष्ट्रपति के अध्यादेश के संबंध में कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या नहीं? अभी तो ऊपर पूछा था बच्चे ने, बिल्कुल जा सकता है यदि उन्होंने कोई अध्यादेश जारी किया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, न्यायपालिका भी वहां पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, उन्हें भी पता है कि देश किसको चलाना है। देश किसको चलाना है? प्रधानमंत्री को। और देश चलाने के लिए कानून चाहिए हैं, हाँ चाहिए हैं। तो अगर जो कानून बनाने की शक्ति आप प्रधानमंत्री को नहीं दोगे तो वो देश कैसे चला पाएंगे? तो न्यायपालिका इसका परीक्षण करेगी कि वो किसी के साथ बहुत अन्याय न कर रहे हो। लेकिन अगर जो वो काम करने के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो न्यायपालिका उन्हें रोकेगी थोड़ी। दूसरी चीज, तो इस तरह राज्यसभा पावरलेस होकर रह जाती। हाँ बेटा, अध्यादेश और संयुक्त बैठक में राज्यसभा की पावर्स घट जाती है, इसीलिए प्रणब मुखर्जी ने दांव खेल दिया था। ठीक, राज्यसभा में जिन सरकारों का बहुमत नहीं होता वो अध्यादेश और इनका खूब प्रयोग करते हैं। जिनका दोनों सदनों में बहुमत है उनको तो जरूरत ही नहीं, दोनों सदनों से पास करा लो, राष्ट्रपति दस्तखत कर ही देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री से पूछ के दस्तखत करते हैं। और दोनों सदनों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बहुमत है तो फिर तो कानून बनने में कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो तभी होता है जब राज्यसभा में बहुमत नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई तभी होगा जब लोकसभा में बहुमत होगा। लोकसभा में बिना बहुमत के तो कोई भी सरकार में आ ही नहीं सकता। सर, ऐसे तो संकट बैठक में संयुक्त बैठक में जो अध्यादेश लोकसभा लाना चाहे वो ला सकती, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा है। अभी संयुक्त बैठक पढ़ाई कहाँ, अभी पढ़ तो लो तब क्वेश्चन पूछना। अभी तो अध्यादेश पे लोग पूछ रहे, चलो संयुक्त बैठक भी पढ़ लो, पूरा समझा दे, उसके बाद दोनों को मिला के समझा देंगे। हाँ बेटा, यही कह रहा, लोकसभा की ही ताकत बढ़ जाती है। तो सर, जब मोदी जी की बात नहीं थी 2014 के टाइम, तभी मोदी जी ने ज्वाइंट सिटिंग ऑर्डिनेंस पावर का यूज किया। ज्वाइंट सिटिंग नहीं यूज की,
ऑर्डिनेंस पावर यूज की मोदी जी ने, जो कि ज्वाइंट सिटिंग आज तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार हुई है, तो उसमें हल्ला होता है, इसलिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं, अध्यादेश से काम चल रहा था और मोदी जी चलाते। मोदी जी बहुत होशियार आदमी, जो कोई नहीं सोच पाता वो उनकी टीम सोच लेती है 370 के संबंध में। अभी पहले इसे पढ़ लो, फिर सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे पहले, नहीं तो आज क्लास में 10-50 हो गए, फिर संयुक्त बैठक हो नहीं पाएगी, इसलिए मैं चाह रहा संयुक्त बैठक भी पढ़ लो। हाँ, संयुक्त बैठक के लिए पहले हम संविधान पढ़ के समझा देते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकली समझा देंगे। यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारेषित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है, या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत हो गए हैं, या दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हैं, तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, या यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा, परंतु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। 6 मास की ऐसी अवधि की गणना करने में जो खंड 1 में विनिर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड गा के निर्दिष्ट सदन सत्रावशित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा, किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात किसी समय सदनों की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार अधिवेशित होंगे। हाँ अतुल, ऑफिस में हूं, आओगे? आ जाओ, ऑफिस में हूं। अगला पॉइंट, यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है, तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। परंतु संयुक्त बैठक में यदि विधेयक एक सदन से पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधन सहित पारित नहीं किया गया है, तो उस सदन को जिसमें उसका आरंभ हुआ था लौटा नहीं दिया गया है, तो ऐसे संशोधनों से भिन्न यदि कोई हो जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हैं, विधेयक में कोई संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जाएगा। यदि विधेयक इस प्रकार पारित किया गया है और लौटा दिया गया है, तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशोधन और ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है प्रस्थापित किए जाएंगे, और पीठासीन व्यक्ति इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कौन से संशोधन उस खंड में अधीन ग्राह्य हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। ठीक, ये है अनुच्छेद 108 जो मैंने पूरा आपको पढ़ के सुना दिया। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं। समझने के लिए बहुत आसान है कि इसमें आपको क्या क्या जानना है। तो पहली चीज तो यहीं पे ये क्लियर हो जाती है कि कब कब हो सकता है संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो पहली चीज, पहला पॉइंट, 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या कहा गया कि एक सदन पारित कर दे, एक सदन ने पास कर दिया, दूसरा न करे। ठीक, फिर एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा 6 माह तक रिप्लाई ही न करे। ठीक, दूसरा 6 माह तक रिप्लाई न करे। तीसरा, एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे ने
संशोधन, किंतु एक इसको स्वीकार न करे। ठीक, हमने पूरी स्थिति तुम्हें बना के दिखा दी। क्या? 3 परिस्थितियों में संयुक्त बैठक हो सकती है। पहला, एक सदन, अब यहां पे ध्यान रखना, मैं एक और दूसरा यूज कर रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा यूज नहीं कर रहा। कुछ किताबों में ये गलत कॉन्सेप्ट दिया गया है, बेयर एक्ट पढ़ के तुम्हें सुना दिया है मैंने। यदि एक सदन पास करता है और दूसरा सदन पास नहीं करता है, गतिरोध हो गया दोनों, एक सदन पास करता है, दूसरा 6 महीना बीत जाने तक कोई जवाब नहीं देता है, मतलब अपने यहां पटल पे रखता ही नहीं है। एक सदन पास करता है, दूसरा सदन उसमें संशोधन करता है, फिर पहले एक ये भी नियम होता है, जब एक सदन कोई संशोधन करता है तो जिससे वो पास होके आया होता है तो फिर संशोधन जोड़ के दूसरे में वापस उसमें भेजा जाता है। जब उससे पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास जाता है। मान लो एक सदन ने पास करके भेजा, दूसरे ने अपने यहाँ एक संशोधन किया, फिर पास कर दिया, फिर वो पहले सदन में फिर वापस गया, पहले सदन ने फिर उसमें संशोधन जोड़ दिया, फिर अपने यहाँ पास कर दिया, तो फिर वो दूसरे सदन में जाए। जब तक संशोधन होगा और वो दोनों से पास नहीं हो जाएगा तब तक वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है। क्लियर? इन 3 स्थितियों में क्या बुलाया जा सकता है? संयुक्त बैठक, 108, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसके कहने पर बुलाएंगे? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर संयुक्त बैठक का आहूत करेंगे, क्योंकि वो हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में अब कोई विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। यहाँ पे एक चीज और याद रख लेना कि 108 के तहत जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो इसके अध्यक्ष कौन अध्यक्षता करेगा? स्पीकर। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष, इसको याद रखना। यही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? नोट्स में लिख लेना, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझा देते हैं कि इससे फायदा क्या निकलता है। मान लीजिए कोई एक सदन पास नहीं कर रहा, सामान्यतः लोकसभा, मोटा मोटी याद रखना, लोकसभा में बहुमत उसी का होता है जो सरकार में होता है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत होने पर ही सरकार बनती है, नहीं तो लोकसभा में सरकार नहीं बनती। स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे भूमिका निभाते हैं। अब लोकसभा में मान लीजिए कितने सदस्य, ऐसे मोटा मोटी फिगर दे रहा हूं, 420। ठीक, 420 का आधा कितना हुआ? 210। तो अगर जो वही वाला रख लो, तुम्हें लगेगा 420 इतने मेंबर कम क्यों हैं? लोकसभा में मान लो कितने हैं? 540। तो इसके आधे कितने हो गए? 270। तुम लोग जानते हो 272 पे सरकार बनती है, तो तब कब? जब 245। हम कह रहे सदन में उस समय सदस्यता, मृत्यु सब जोड़ जाड़ के 540 है, 270। तो सरकार के लिए 270 चाहिए, 270 प्लस ये होंगे तभी तो कोई पीएम होगा, नहीं तो सरकार ही नहीं होगी। अब ये तो हमारे पक्ष में है। मान लीजिए यहां पर कितने हैं? अब हम इधर एनडीए लिख देते हैं। एनडीए के लोकसभा में कितने हैं? तो एलएस में इनके सदस्य हैं 300। ठीक, आरएस में इनके कितने हैं? आरएस में इनके 100। आरएस में नॉर्मली सदस्य कितने हैं उस समय? तो 240। 238 तो 230 रख लो, ज्यादा ठीक तुम्हें समझने। 230, 230 के आधे कितने हो गए? 115। ठीक, 115। अब लोकसभा में इनके पास 300, राज्यसभा में 100। अब यहां पे तो इनके पास बहुमत है, लोकसभा में पास करा देंगे। राज्यसभा में 115 बहुमत चाहिए आधे, इनके पास 100 है, इनका पास नहीं हो रहा। अब इन्होंने क्या किया? 108 कर लिया।
108 में दोनों को जोड़ दिया गया, तो LS प्लस RS टोटल कितने हो गए? 770। 770 का आधा कितना हो गया? 385। ठीक, इधर इनके पास टोटल कितने हैं? 400। टोटल तुम्हें वोट चाहिए कितने? 385 है तुम्हारे पास कितने? 400। तो वही बिल जो लोकसभा में पास हो जा रहा था, राज्यसभा में नहीं हो पा रहा था, 108 में पास हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यहां पर कोई डाउट हो तो तुम पूछो। एक चीज और बता दूं जो अंतिम तुम नोट्स में लिख लो, जो बताया था कि 108 की घोषणा होने के बाद यदि राष्ट्रपति ने 108 आहूत कर दिया है, उसके बाद लोकसभा भंग हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या संयुक्त बैठक होगी? जी हां, संयुक्त बैठक होगी और उसमें पुरानी लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे। ठीक, अब यहां पे एक दो क्वेश्चन हैं जिनको मैं क्लियर कर दूं। क्या आया था? सर थैंक यू सर, मोदी जी की बट नहीं थी 2014 के टाइम, तभी मोदी जी ने ज्वाइंट सिटिंग और ऑर्डिनेंस पावर की यूज किया। ज्वाइंट सिटिंग नहीं की, ऑर्डिनेंस पावर। फिर ये क्वेश्चन था सर, वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनको क्या पेंशन और क्या सुविधा रिटायर प्रेसिडेंट के समान मिलेगी? यस बेटा, एक बार भी जो शपथ जिस पद की ले लेता है, एक दिन भी उस पद पर बैठता है, उसको वो सारी सुविधाएं, मुख्यमंत्री तुम 2 दिन के लिए बन जाओ तो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री की सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन पूछो। ये हमने तुम्हें संयुक्त बैठक समझा दी। अध्यादेश और संयुक्त बैठक में किसका ह्रास होता है? लोकसभा का। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो फटाफट पूछ डालो, हम तुम्हारे क्लियर कर दें। कोई भी क्वेश्चन है? और अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो फिर कल हमसे बात करना। क्लियर हो गया? ठीक बेटा, कोई भी और डाउट हो तो आप पूछिए, नहीं तो आज की बात पूरी। आज तक सिर्फ भारत में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ये तुम्हारे लक्ष्मीकांत में तीनों दिए गए हैं, उसको याद रखना कि कब कब तुम्हारे यहां संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, संयुक्त बैठक की जरूरत अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार पड़ी है। ठीक, सबसे पहले 1960 में बुलाई गई थी दहेज प्रतिषेध विधेयक, ये हुई थी 6 मई 1961 को। दोबारा बुलाई गई बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 के संबंध में, जो 16 मई 1978 को हुई। और तीसरी बार आतंकवाद निवारक विधेयक के संबंध में 2002 में अटल जी की सरकार में बुलाई गई थी, जो 2 मार्च 2002 को हुई थी। ठीक है, खुश रहो राहुल दुबे। क्लियर हो गया? सिर्फ ज्वाइंट सिटिंग 3 बार हुई, मोदी जी ने कभी नहीं बुलाई। अध्यादेश शक्ति का प्रयोग मोदी जी राष्ट्रपति का कराते रहे और इस तरह से राज्यसभा में बहुमत न होने के बाद भी अपना काम वो चलाते रहे। ठीक, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थे, चाहे वो अध्यादेश की शक्ति हो राष्ट्रपति की, चाहे वो संयुक्त बैठक की शक्ति हो राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 108 दोनों को आज के क्लास में हमने क्लियर कर दिया है। इन दोनों अनुच्छेद से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न को आप हमारे सामने रख सकते हैं, इसको समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण मामला था। ठीक, कोई भी डाउट आए पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल। नमस्कार, गुड लक।